चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आज आप लोगों को अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हम यहाँ पर बतलाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल और उत्तल दर्पण में कैसे जो है प्रतिबिंबों को जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम किरण आरेख के माध्यम से यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहला हमारा पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुल 6 कंडीशंस आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा जब हम प्रतिबिंबों को बनाने का प्रयास करते हैं तो इसमें 6 कंडीशन आते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें वस्तु को जो है बिंब भी कहा जाता है। वस्तु को, प्रकाशिक वस्तु को जिससे होकर प्रकाश आती रहती है उसको जो है बिंब भी कहा जाता है। तो जानते रहिए वस्तु और बिंब एक ही चीज है। तो सबसे पहला कंडीशन आता है कि वस्तु अनंत पर हो। सबसे पहला कंडीशन आता है कि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से जो है बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगा तो वहां पर ध्यान दीजिए, वहां पर क्या घटना घटेगी इसको जान लीजिए। अनंत से होकर आने वाली प्रकाश की किरणों को साधारणतया जो है मुख्य अक्ष के समांतर मान लिया जाता है। और मुख्य अक्ष आपको जो है मुख्य अक्ष और ध्रुव ये सब पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर इससे आपको प्रॉब्लम हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा, जिसमें जो है हमने गोलीय दर्पण को बताया था। तो वस्तु अनंत पर हो तब उसका कंडीशन कैसा होगा। तो अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले हमने अवतल दर्पण का एक ग्राफ बना लिया। अवतल दर्पण का ये ग्राफ है, पीछे से कलाई किया गया है ए और बी। इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। और इसमें लगभग नियर अबाउट अगर मान लें यहां पर वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा, मुख्य फोकस होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, इसमें यही पढ़ते हैं कि अनंत से होकर आ रही है प्रकाश की किरणें। तो अनंत से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये लीजिए हमने ड्रा कर दिया मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के चली जाती हैं। और फिर मुख्य अक्ष के समांतर ही है तो ये भी लो, ये देखिए। तो परावर्तित किरणें कहां पर कट कर रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां पर कट कर रही हैं, ये एक दूसरे को मुख्य फोकस पर कट कर रही हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका कंडीशन से यहां पर बन गया कि जब वस्तु अनंत पर होता है और अवतल दर्पण के सामने रखा जाए, अवतल दर्पण के लिए असीमित दूरी भी कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के लिए असीमित दूरी पर है, सीमित दूरी पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे जो है कंडीशंस में इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो मुख्य फोकस पर बनता है। तो यहां पर पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति बताइए। क्या बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और स्थिति बताइए। तो ध्यान दीजिए, स्थिति क्या है, यह दर्पण के सामने बन रहा है। दर्पण के सामने बन रहा है, कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर। और कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बिंदु के आकार का बन रहा है, बहुत छोटा बिंदु के आकार का बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम इसको एक लाइन में अगर समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जब प्रकाशित वस्तु जो है अवतल दर्पण से असीमित दूरी पर रखा गया हो तो उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह मुख्य फोकस पर वास्तविक बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। कहां बनेगा, अवतल दर्पण के सामने। तो ये चीज आपको याद रखना है, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर वास्तविक और बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। यही पॉइंट आपको केवल लर्न करना है। दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। तो ये पहला कंडीशन था, वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरे कंडीशंस की हम बात करते हैं। वस्तु जब सीमित दूरी पर हो, अर्थात वह जो है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग हमारा चेंज हो जाएगा। ये हेडिंग बन जाएगा कि वस्तु कहाँ हो, वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। और वस्तु को हम बिंब भी कह सकते हैं, वस्तु को हम बिंब भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में आपको बोर्ड में अगर आपको बिंब आ जाए तो इससे घबराइएगा मत, वस्तु ही बिंब है। वस्तु हमारा कहाँ हो,
वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आइए इसका किरण आरेख करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने ले लिया एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लेकर के हमने मध्य बिंदु, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होगा, इस पर मुख्य फोकस होगा आपका। अब यह वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है अर्थात सीमित दूरी पर है। तो मान लीजिए हमने इतना बड़ा जो है एक वस्तु ले लिया है, मान लेते हैं इसका जो नाम है AB है। अब इससे हम प्रकाश की किरणों को निकालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं भैया, मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां चली जाती हैं, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। और दोनों परावर्तित किरणें जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए यहां पर आपका ये प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो भैया यहां पे इसका हमने नाम रख दिया, देखिए इसका हमने नाम रख दिया। यहां पर हमारा जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है और जबकि ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये कहां पर है, मुख्य अक्ष के नीचे है, अर्थात जस्ट इसी का उल्टा हो रहा है। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाशिक वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखा जाता है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ही मुख्य फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच में कहीं पर वास्तविक उल्टा और आकार में देख लो, हमने वस्तु इतना बड़ा लिया है तो प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, तो आकार में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। हमने आपको दो चीज बता दिया, इसकी स्थिति भी बता दी और इसका जो है क्या बता दिया आपको, साइज भी बता दिया प्रतिबिंब का। तो ध्यान दीजिए, जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखा जाता है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अब हम आ जाते हैं आपके तीसरे कंडीशंस पर हो जाएगा आपका वस्तु कहां रखा जाए, वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए। यदि वस्तु जो है हमारा वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो तो देखिए इसके जो है कंडीशंस में क्या आ जाता है परिवर्तन। हम कोई अवतल दर्पण लेते हैं और वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या कंडीशंस घटेगा, ये देखिए किरण आरेख के माध्यम से देखते हैं। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना तो ध्यान दीजिए ये जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ध्यान दीजिए ये रहा, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा हमारा बनने वाला प्रतिबिंब, अगर ये आपका A और B लिया जाए और नीचे आपका B' हो जाए तो ध्यान दीजिए हमारा बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यहां पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब कोई प्रकाशिक वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब, स्थिति को समझिए, उसका बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के सामने बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। ये देख रहे हैं मुख्य अक्ष के नीचे जा रहा है तो उल्टा बनेगा और
आकार में देख रहे हैं समान हो रहा है, आकार में कैसा दिख रहा है, समान हो रहा है। तो यहां से हम इसका जो है डिफिनीशन बता सकते हैं कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु के समान बनता है। यह कंडीशन से होता है और यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है किरण आरेख करके उसको बताइए। तो ध्यान दीजिए, इसको बड़े आराम से आप बता सकते हैं। यह किरण आरेख है उसका, यह बहुत आसान है। वक्रता केंद्र पर रखने पर जितनी लंबाई वस्तु की होगी उतनी ही लंबाई जो है प्रतिबिंब की होगी। तो ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं आपके अगले कंडीशंस की ओर, चौथे कंडीशंस की ओर। कुल 6 कंडीशन आपको पढ़ने हैं। अवतल दर्पण में आपको कुल 6 कंडीशन पढ़ने हैं। वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच अगर रखा जाए तो ध्यान दीजिए क्या होगा। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ध्यान दीजिए, ये आपका चौथा कंडीशन है। वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो इसका बनने वाला प्रतिबिंब किस आकार का होगा। तो ध्यान दीजिए, ये रहा आपका अवतल दर्पण और यहाँ पर ये हुआ आपका मुख्य अक्ष, बिंदु P रहा, केंद्र रहा वक्रता और ये रहा आपका मुख्य फोकस। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अगर हम किसी प्रकार के प्रकाशिक वस्तु को रख रहे हैं उस पर क्या घटना घटता है आकर के देख लीजिए। जब मुख्य अक्ष के समांतर लाइन खींचा जाएगा तो कहां से होकर जाएगा भैया, मुख्य फोकस से होकर के चला जाएगा। और इसके बाद और देख सकते हैं कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां चली जाती हैं, वो जो है परावर्तन के पश्चात ये हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर बना ये आपका तो आइए इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं। जब किसी प्रकाशिक वस्तु को हम मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनता है। बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर होता है। अब सामने बन रहा है तो कैसा है, ये वास्तविक है। मुख्य अक्ष के नीचे है तो कैसा है, उल्टा है। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा है, उल्टा है। और आकार में देख रहे हैं, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम इसके विषय में लिखेंगे, जब कोई वस्तु या जब कोई बिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। यह कंडीशन था आपका चौथा कंडीशन। जब वस्तु जो है कहां रखा गया हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा गया हो तो यह घटना घटती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में यहां से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको 5वां जो है प्रकार बताने जा रहे हैं। 5वां टाइप है पांचवा हमारा प्रकार है कि वस्तु मुख्य फोकस पर ही रख दिया जाए। मुख्य फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा और कहां बनेगा। तो चलिए किरण आरेख करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम किसी वस्तु को कहां रख रहे हैं भैया, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस यानी F पर रख रहे हैं। जब F पर कोई वस्तु रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से ही होकर लौट जाती हैं। और इधर देखिए, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाती हैं। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला, यहां पर देखने को मिला कि दोनों जो है किरणें, प्रकाशिक जो है किरणें, ये क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। ये परावर्तित किरणें क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। तो समांतर होने से ये अनुमान निकलता है कि ये कहीं न कहीं अनंत पर काटती हैं। तो इनका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ध्यान से सुनिए,
जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो इसका बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? पीछे अनंत पर बनेगा। कहां? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने जो है अनंत दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा? ये मुख्य अक्ष के नीचे जा रही हैं रेखाएं, तो ये उल्टा बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए अवतल दर्पण के सामने तो उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत दूरी पर वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये आपका था पांचवा कंडीशंस। अब हम चलते हैं छठवें कंडीशंस की ओर। छठा कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, कहां रखेंगे? वस्तु को हम मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में रखेंगे। आप देख रहे हैं कि वस्तु जितना पीछे था यानी अनंत दूरी पर था तो प्रतिबिंब यहां पे बन रहा था, और जैसे जैसे हम वस्तु को आगे की ओर ले जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे की ओर जा रहा है। अब हमारा अगला कंडीशन होगा इन दोनों के बीच में कहीं रखेंगे। तो जब इनके बीच में रखेंगे तब घटना उल्टा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। छठा कंडीशन है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो इसका फिगर कैसा होगा? ध्यान दीजिए। ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का अंतिम कंडीशंस है, लास्ट कंडीशंस है। ये छठा कंडीशंस। हम मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इसका प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा। तो यहां पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के लौट जाती हैं। और ध्यान दीजिए और क्या होगा यहां पर और एक चीज हो जाएगा आपका कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाती हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों प्रकाश की किरणों में आगे चलने पर क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। फैलाव हो रहा है तो इसका मतलब ये इधर कहीं काटने वाले नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब ये आगे बढ़ेंगे तो इनके लिए मतलब यहां पर ये काटेंगे इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए अवतल दर्पण के लिए ये कंडीशंस आ गया। ये आपका वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है। तो अब अवतल दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब बनेगा और कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी को जो है हमेशा डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। तो यहां पर क्या निकल करके आ गया? ध्यान दीजिएगा यहां पर ये अंतिम कंडीशंस है। इसके लिए यहां पर निकल करके आ गया कि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पर कोई वस्तु रखा जाता है तो इसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे होता है, और पीछे जो कुछ होता है वो कल्पना केवल किया जा सकता है, अर्थात आभासी होता है। तो दर्पण के पीछे आभासी और आकार में वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। तो ये था आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ये 6 यहां पर हमने आपको जो है किरण आरेख बताए हैं। इन 6 में से एक किरण आरेख परीक्षा में आता है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। तो इसको आप जानते रहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी काल पूछ लिया जाता है। तो इसको आप जानते रहिए कि ये घटनाएं ऐसे घटती हैं। छठा कंडीशन था, छठे कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि 1 से लेकर के 5 कंडीशन में आपको बताया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। वास्तविक प्रतिबिंब 1 से 5 तक बना है। जो छठा कंडीशन है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की बात की गई है, तो इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी है। और सभी प्रतिबिंब उल्टा थे, लेकिन यह वाला प्रतिबिंब जो बना है वो सीधा बना हुआ है। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंबों को जो है बनाया जाता है उसको सीखेंगे किरण आरेख के माध्यम से। तो उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में कुल मिलाकर के एक कंडीशन कह लीजिए या बहुत कह लीजिए तो 2 कंडीशंस कह लेते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना।
चलिए पहला कंडीशन, वस्तु या बिंब जो है अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर हो। इसके लिए यहां पर हम देखते हैं उत्तल दर्पण का फिगर। उत्तल दर्पण अंदर से पॉलिश किया जाता है, अंदर से कलई किया जाता है। इसमें अगर हम वक्रता केंद्र होगा, मुख्य फोकस होगा और ये आपका ध्रुव होगा। तो अगर अनंत की हम बात कर रहे हैं तो अनंत से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? अनंत से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती हैं। तो जब समांतर होंगी तो ध्यान दीजिए ये कहाँ होकर के चली जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई मतलब ये इस तरीके से इधर चला जाएगा और ये जो है आपका यहाँ पर जाना चाहिए, तो ये इस तरीके से इधर की ओर चला जाता है। ये हुआ, ये घटना हुआ। तो कहने का मतलब उत्तल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु जो है अनंत दूरी पर रखा जाता है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब, देखिए परावर्तित किरणें कहाँ कट कर रही हैं? मुख्य फोकस पर कर रही हैं। और ये उत्तल दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा होगा? आभासी होगा और बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। तो ये आपका कंडीशंस हो गया। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा जाता है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनता है और जो आभासी होता है। मुख्य अक्ष पर जो है यानी दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी यह बनता है और बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। तो ये हमने पहला कंडीशन समझ लिया। कैसा कंडीशन है? उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो इसका बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी और बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। एक कंडीशन इसमें और आता है जो हम आपको समझा दे रहे हैं। बाकी अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना जो है ये स्पष्ट हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर आता है। तो अनंत दूरी है तो यहां पर हमने लिख दिया सीमित दूरी पर। अगर हम सीमित दूरी की बात करें उत्तल दर्पण के लिए तो ये होगा कंडीशंस उत्तल दर्पण के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें बात करें सीमित दूरी पर कोई वस्तु ले लें तो इसका प्रतिबिंब कब और कहां कैसे बनेगा, इसको आइए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। और वक्रता केंद्र की अगर हम बात करें, वक्रता केंद्र पर अगर इसको ले जाना हो और वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है तो मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पे बनेगा। ये हुआ आपका प्रतिबिंब का कंडीशंस A डैश B डैश। तो ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण के लिए ये आपका हो जाएगा कि उत्तल दर्पण के सामने सीमित दूरी पर जब कोई प्रकाशिक वस्तु रखा जाता है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कहीं भी बहुत छोटा नहीं कह सकते, यानी समान में आकार में जो है वस्तु के आकार से छोटा और सीधा बनता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, उत्तल दर्पण के सामने जब कोई प्रकाशिक वस्तु रखा जाता है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच सीधा आभासी और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। तो बच्चों ये आपके लिए था दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसमें कुल हमने आपको बता दिया कि कुल अवतल दर्पण में 6 कंडीशंस होते हैं और उत्तल दर्पण में बनाने के लिए 2 जो है कंडीशन बना सकते हैं और इससे ज्यादा कंडीशंस नहीं है। इसके लिए एक चीज और हम आपको बता दें, दर्पणों में कभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र, एक दर्पण सूत्र होता है, इसको जान लीजिए पहले। इससे सवाल लगाने के लिए आपको मिलता है 1/f = 1/v + 1/u होता है, 1/u होता है। इसे हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं।
और दर्पणों में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दर्पणों में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो दर्पण में कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में कोई भी दूरी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दूरी हमेशा कहां से मापी जाती है? ध्रुव में। अगर हम प्रकाश की दिशा ये है, देख रहे हैं, तो इसकी दिशा ये बता रहा है। अगर हम ध्रुव से इस दिशा में चलेंगे तो वह दूरी धनात्मक मानी जाएगी, और जब हम उसके पीछे चलेंगे, जैसे यहां पर देखिए हमने वस्तु को रखा है तो इस दूरी को मापना होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी इधर की ओर हम मापेंगे तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को प्रायः u से लिया जाता है, तो u का मान जो है इसमें क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जबकि ये यहां से लेकर के यहां तक ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये v से डिनोट किया जाएगा। तो आपका प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो हम दाहिनी तरफ चलेंगे, प्रकाश की दिशा भी इधर की ओर है, अर्थात v क्या होगा? धनात्मक होगा। और फोकस दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी फोकस दूरी होती है, यह दूरी भी आपको क्या मिलेगी? धनात्मक मिलेगी। तो यह हुआ आपका दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। और इसमें हमने आपको यह भी सिखा दिया कि इस सूत्र में एफ यू भी, एफ आपकी फोकस दूरी है, भी प्रतिबिंब की दूरी है, और यू जो है वस्तु की दूरी है। कुल दूरी कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। और प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है, जबकि उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी जो है ऋणात्मक होती है। तो ये आज के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।